तो दोस्तों आज मैं यूपी प्लस के लिए बायोलॉजी लेके आए हैं और इस बायोलॉजी से दो क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बायोलॉजी भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूपी प्लस में तो बायोलॉजी आना कंपलसरी है। तो बायोलॉजी के 2 नंबर पक्के हैं। आप वीडियो को पूरी देखना क्योंकि मैं मैराथन लेके आई हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्तों। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान के भाग जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और बात करते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान की बात करें तो थियोफ्रेस्ट हैं। और हिपोक्रेटिस किसके हैं? ये चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करेंगे कि कोशिका कोशिका की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसॉफ्टिकम नामक जीवाणु की है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती हैं। कोशिका के निम्न भाग होते हैं, उनके बारे में बताएंगे हम। कौन कौन से भाग होते हैं? तो कोशिका एक कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका के उपस्थित रहती है। जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पूछा जाएगा कि पादप की जो कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, याद रखना। और जंतु कोशिका सेलुलोज की नहीं बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका अंगों की सुरक्षा हेतु आजीवित पदार्थों से बनी संरचना है। अब बात करते हैं राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ऑक्सीकार्ड इसी इसी में होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। एटीपी के अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। एटीपी की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए क्योंकि ये आ सकती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो पुलिस में आने लायक हैं क्योंकि मैंने पिछला पेपर देखा है, उसके हिसाब से ये आपकी बायोलॉजी की मैराथन ली है कि मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से रखे गए हैं। नंबर 4 की बात करें, गोल्जी कॉय। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर किसे कहा जाता है? तो गोल्जी कॉय को कहा जाता है। अब लाइसोसोम की बात करें, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला अर्ध पारदर्शक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ है। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब कोशिका झिल्ली, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसका कार्य अणुओं का परिवहन करना है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम विज्ञान की शाखाएं, ये भी बहुत आती हैं। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। तो एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को। पिसीकल्चर मत्स्य पालन को। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैलियंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। पारिस्थितिकी जीवधारियों एवं वातावरण का पारस्परिक अध्ययन। पोल्ट्री पोल्ट्री को मुर्गी पालन का अध्ययन कहते हैं। पिग्री पिग्री का मतलब होता है सुअर पालन का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान के अध्ययन कहते हैं। पैथोलॉजी जो रोगों का अध्ययन होता है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। आगे और हम बताएंगे कि आज मुझे पूरी जीव विज्ञान करनी है। जेरेंटोलॉजी जो प्राणियों के शरीर पर
आयु का अध्ययन किया जाता है वो जेरेंटोलॉजी होता है। पोलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी जो हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन। विटिकल्चर अंगूरों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी सर्पों के विषय में अध्ययन। जननांकी जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं विषय जनसंख्या मानव जाति का महत्वपूर्ण अध्ययन होता है। इथनोलॉजी वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन। पेडोलॉजी ये मिट्टी का अध्ययन बहुत आता है, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य का अध्ययन। लेक्सोग्राफी क्या होती है? लेक्सोग्राफी शब्दकोश के संयोजन को लेक्सोग्राफी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन। लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। अर्थवर्म वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। मार्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन होता है। और सुजनकी जन्म के पूर्व अनुवांशिकी में आधार मानव जाति का सुधार। यूफिनिक्स अनुवांशिकी इंजीनियरिंग द्वारा अनुवांशिक का उपचार। एक और रह गया है एनियोलॉजी ये मकड़ियों का अध्ययन होता है। और बायोमेट्रिक गणित में सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। इतने हो गए हैं। अब मैं बात करेंगे पोषक पदार्थ। एक एक टॉपिक जीव विज्ञान से उठाया है मैंने। ये पूरी पीडीएफ अगर आपने पढ़ ली ना तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और वीडियो फुल देखना। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक पदार्थ के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जल खनिज लवण और विटामिन। एक एक के बारे में बताएंगे हम। इनमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक होते हैं। ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करने वाले पदार्थ हैं प्रोटीन। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर की मरम्मत का कार्य कौन करता है तो प्रोटीन करता है। रोगों से रक्षा कौन करता है तो विटामिन एवं खनिज। हाँ एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन क्या हमें ऊर्जा देती है? नहीं, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देती है। विटामिन केवल मेरे शरीर की क्या करती है? मरम्मत करती है बस। जैसे मुझे चोट लग जाए, जैसे मेरे अंदर रोग हो जाए, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। तो उस रतौंधी को ठीक करने के लिए हम गाजर खाएंगे। तो मतलब विटामिन ए के जो स्रोत है वो मुझे खाना पड़ेंगे। तो इसका मतलब है विटामिन में ऊर्जा नहीं देगी, विटामिन मेरे शरीर की मरम्मत करती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अनुपात पूछा जाता है 1:1 का अनुपात होता है। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 75% की पूर्ति करते हैं। प्रमुख स्रोत गेहूं चावल आलू शकरकंद बाजरा फल दूध आदि हैं। अब 1 ग्राम, हाँ ये क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने आर्थोपोडा में भाग कंकाल बनाने पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण तथा आनुवांशिकी पदार्थ के निर्माण का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, ये स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। ग्लूकोज का अर्धसूत्र C6H12O6 है। ये पके हुए अंगूरों में पाया जाता है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज पाई जाती है। और पूछा जाता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है तो फ्रक्टोज है। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होती है? ये स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं। जैसे सुक्रोज लैक्टोज। सुक्रोज का प्रमुख रूप से गन्ने तथा चुकंदर में प्राप्त करते हैं। माल्टोज अंकुरित बीजों तथा लैक्टोज दुग्ध शर्करा कहा जाता है। पूछा जाता है कि दुग्ध शर्करा क्या होती है तो लैक्टोज होती है। मानव माता के दुग्ध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है, इसीलिए माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है। बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। ये स्वाद रहित और जल में अविलय होते हैं। मतलब ये जल में घुलते नहीं हैं, उसे हम अविलय बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोजन स्टार्च और सेलुलोज। बात करें ग्लाइकोजन क्या होता है तो ग्लाइकोजन मेरे शरीर में पाया जाता है। ये एक बैंक की तरह कार्य करता है। जैसे मानो आज हमने खाना खाया और कल खाना नहीं खाया तो समझो मेरे अंदर जो शरीर की ऊर्जा है वो कल कौन देगा
तो कल कौन देगा, ग्लाइकोजन देगा, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है। जैसे हमें जितनी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है वो खर्च हो जाती है, और जितना भोजन से ज़्यादा मिल जाती है जो रह जाती है वो इकट्ठी कर लेती है। मतलब तुम अपना बैंक में जो रुपए रख के आते हो, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी, जब पड़ेगी तभी तो निकालोगे। तो वैसे ही हिसाब, जब मेरे शरीर में आवश्यकता पड़ती है तो मैं क्या करते हैं, ग्लाइकोजन से मुझे ऊर्जा मिल जाती है। तो उससे हम 2-3 दिन आराम से चलते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, ये होता है ग्लाइकोजन कार। अब बात करते हैं मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा कौन सी है, ग्लाइकोजन। यही तो हम बोल रहे थे, ग्लाइकोजन यकृत में होती है, और स्टार्च सबसे ज़्यादा आलू और अनाज में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रोटीन, चलो साथ साथ में इसको भी बता दें आपको। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन, विटामिन क्या होते हैं, एक एक टॉपिक को हम, हाँ चलो एक एक टॉपिक कर रहे हैं, फिर उसके बाद विटामिन उठा लेंगे। तो बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया है। प्रोटीन अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन के स्रोत हैं सोयाबीन, दालें, मछली, अंडा, मटर, सेम, पनीर आदि। तो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर में क्या करती है, हमारे शरीर में जैसे कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए तो उसकी क्या करती है, मरम्मत करती है। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर, जबकि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से बच्चों में मैरी मम्मस रोग हो जाता है। मानव शरीर का लगभग जो 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कैसिन। त्वचा, नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन कौन सी है, केराटिन। सभी एंजाइम, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, आरएच फैक्टर आदि क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब बात करते हैं वसा की। तो वसा क्या होता है, फैट। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। जल में अघुलनशील, परंतु जो CHCl3 ये इसका सूत्र होता है, क्योंकि सूत्र भी बहुत आते हैं क्लोरोफॉर्म का। तो बेंजीन का सूत्र C6H6 है, और पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम वसा के 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 9.3 कैलोरी। वसाएं ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने के आदि का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम जल। तो जल क्या होता है, जल मेरा जीवन है। जल अकार्बनिक पदार्थ या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, क्योंकि जल का सूत्र ही होता है H2O। तो मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मानव शरीर में 65 से 75% तक जल पाया जाता है। जल हमारे शरीर को ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन का कार्य करता है, और मेरे शरीर में ये ऑक्सीजन का भी कार्य करता है, क्योंकि जल से मुझे ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। तो इतना हो गया ये। हाँ, अब मैं बात करते हैं पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। अब बात करेंगे विटामिन। तो विटामिन क्या होती है, विटामिन हमने बताया था कि विटामिन हमारे शरीर में क्या करती है, मरम्मत करती है, मतलब ये ऊर्जा नहीं देती है। तो शरीर के रोगों से रक्षा करती है। विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने, याद रखना। तो विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने दिया। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, तो हमने पहले बता दिया आपको। सूर्य की किरणें, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, वो त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रियोल का विटामिन डी से परिवर्तित कर देती हैं। तो सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी मिलती है। हमारा शरीर विटामिन डी व के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिससे कैंसर रोग का इलाज होता है। विटामिन बी और सी कैसी है, जल में घुलनशील है। अब मैं विटामिन के बारे में बात करेंगे, और एक एक विटामिन के बारे में बताएंगे। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये बहुत आते हैं, रासायनिक नाम रेटिनॉल। इससे कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी। विटामिन A2, चलो एक के इसकी ज़्यादा रूप दे दिए, मतलब बी होगा ना, बी, विटामिन बी सही से नहीं दिख रहा है। तो बी क्या है, थायमीन, B1। इससे रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी। विटामिन B2,
B2। B2 से कौन सा होता है? राइबोफ्लाविन, इसका रासायनिक नाम है। और रोग कौन सा होता है? त्वचा का फूलना या फटना होता है। विटामिन B5, B5 को बोलते हैं पेंटोथोनिक, इसका रासायनिक नाम है। इससे क्या बाल सफ़ेद होना होता है। विटामिन B7, तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, इससे रोग कौन सा होता है? बालों का गिरना। विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन, इसका रासायनिक नाम है। और रोग कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया का मतलब होता है मेरे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन सी, इसका एस्कॉर्बिक रासायनिक नाम है। और रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या होती है? हमारे जो शरीर जो दांत है ना, दांत में जो कीड़े लग जाते हैं और जो पायरिया लग जाती है उसे हम स्कर्वी रोग रोग बोलते हैं, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफोरॉल है। और इससे कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। कौन सा रोग? रिकेटिस। रिकेटिस क्या होता है? रिकेटिस का मतलब होता है कि बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, उनकी हड्डियां कमजोर आती हैं और बच्चे सूख जाते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। और इससे रोग कौन सा होता है? जनन शक्ति क्षय हो जाती है, महिलाओं में बांझपन हो जाता है और जो पुरुष होते हैं उनमें नपुंसकता हो जाता है। विटामिन के, इसे बोलते हैं फिनोकोनन, ये रक्त का थक्का ना बनना होता है। रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है? ऐसा होता है मेरे अंदर कभी कभी जो इंसान जिसे विटामिन के की कमी होगी उसका अगर ब्लड बहने लगेगा तो ब्लड जल्दी नहीं रुकता है। वैसे मेरे ब्लड के जो अंदर पाया जाता है एक हेपेरिन नामक जो पदार्थ होता है वो पाया जाता है, तो वो क्या करता है? मेरे ब्लड को जमने नहीं देता है। याद रखना कि क्वेश्चन आ सकता है कि हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन, हेपेरिन मेरे ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। और बाहर कौन जमाता है इसे? फाइब्रोनोजिन। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फाइब्रोनोजिन क्या करता है? फाइब्रोनोजिन ये क्या करता है? जब कोई इंसान कहीं से कट जाता है तो वो ब्लड बहने लगता है, तो ये फाइब्रोनोजिन क्या करता है? उस ब्लड को जमाने लगता है, ठीक है। तो वो 2 मिनट में ब्लड जम जाता है और वो बहना बंद हो जाता है। अब मैं बात करते हैं खनिज तत्व क्या होते हैं। शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि की मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर को आयोडीन, लोहा, तांबा, कोबाल्ट आदि तत्वों की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, याद रखना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मानव शरीर की संघटक अवयव क्या है? तो बात करते हैं जल। जल कितना पाया जाता है मानव शरीर में? 65 से 75%। और प्रोटीन 15%, वसा 12%, कार्बोहाइड्रेट 1%, खनिज एवं विटामिन 7% पाए जाते हैं। अब मैं बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, रुधिर, जो ब्लड होता है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर की लगभग 7 से 8% होती है। रक्त एक जो क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पूछ लिया जाता है पीएच मान कितना है रक्त का? 7.4 होता है। तो आपको हर चीज पता होना चाहिए बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब मैं बात करते हैं रक्त समूह की। तो रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। एंटीजन आरबीएसएस में पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो एंटीजन किस में पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं। और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो मेरे शरीर में कितना पाया जाता है प्लाज्मा? 55%, मतलब 55%, याद रखना। जो मुझे याद होंगे वो हम बताते चलेंगे, क्योंकि हम भी एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हूँ इंटर से। और मैं एक साथ में कोचिंग भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे अच्छी नॉलेज है इन चीज़ों की। तो मैं आपको जो याद आएंगे वो साथ में बताते चलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मनुष्य में एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। तो रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और ओ। तो केवल जो एंटीजन होता है तो ए में होता है और एंटीबॉडीज बी होता है, ठीक है। रक्त समूह ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडीज बी पाया जाता है। और बी में एंटीजन केवल बी होता है और एंटीबॉडीज ए पाया जाता है। रुधिर समूह ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। ब्लड रक्त समूह ओ, तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडीज ए व बी होते हैं। तो
एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में रोग की रक्षा करते हैं। एंटीजन क्या करते हैं, ये रोगों की पहचान करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रक्त समूह ओ। तो रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं, सरबदाता है। तो याद रखना कि ओ को क्या कहते हैं, सरबदाता, मतलब ये सभी को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। पूछा जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप सभी को क्यों दे सकता है, तो मतलब इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ए बी, ए बी को क्या कहते हैं, सरबग्राही। सरबग्राही का मतलब होता है ये हर किसी से रक्त ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त के आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच फैक्टर माइनस आरएच फैक्टर प्लस जो को रक्त आरएच रक्त ही दिया जाता है, ठीक है। मतलब आरएच माइनस को आरएच माइनस दिया जाता है, और आरएच प्लस को आरएच जो प्लस होगा वो प्लस दिया जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि जो पिताजी हैं उनका रक्त आर एच प्लस पॉजिटिव है तथा माता का आर एच माइनस है, तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति आमतौर पर प्रथम संतान के जन्म के बाद आती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट जो चिल्ड्रन पैदा होता है वो ख़त्म क्यों हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें ये हो जाता है कि उसके जो पिता हैं वो आर एच पॉजिटिव हैं, और उसकी माता है वो आर एच निगेटिव हैं। इस कारण बच्चे के एट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं गुणों में, जिससे वो खत्म भी हो सकता है। अब बात करते हैं रुधिर की। रुधिर वर्ग ए, ए तथा ए बी का रक्तदान कर सकता है। रुधिर वर्ग ए वाला ए और बी, ए बी को दे सकता है। अब ए बी और ए बी को रक्तदान कर सकता है, ये गलत है, ये बी होगा, ठीक है, क्योंकि बी वाला बी और ए बी को रक्तदान कर सकता है। हाँ, ए बी किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है, किंतु ए बी को ए बी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता। हाँ, बात यह है कि ए बी वाला किसी से भी रक्त ले सकता है, मगर ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही रक्त दे सकता है और किसी को नहीं। बात करते ओ, तो किसी भी वर्ग का रक्त दान कर सकता। हम इसे रक्तदाता बोलते हैं ना, तो ये किसी को भी रक्त दे सकता है, मगर परंतु केवल ओ से ही रक्त प्रदान कर सकता है। इंसान तो अच्छा है, रक्त सभी को दे सकता है, मगर इसके साथ कोई अच्छाई नहीं करता है, इसलिए इसे कोई रक्त नहीं दे सकता है। कुछ लोग होते हैं जो हर किसी के साथ अच्छाई करते, लेकिन जिंदगी में उनके साथ कोई अच्छा नहीं करता है, तो भाई साहब ओ पॉजिटिव के साथ हैं। अब माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित और असंभावित रक्त समूह। माता पिता ए इंटू बी, तो बच्चों में संभावित कौन सा होगा, ओ होगा, ए बी होगा और ए बी होगा, ये आते हैं। और बच्चों में असंभावित नॉन, मतलब कोई नहीं हो सकता है। हाँ, अगर माता ए है और पिता ए हैं, तो बच्चों में ए और ओ होंगे। और चलो बस एक ही रखो, क्योंकि एक पता है तो दूसरा तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, माता बी है और पिता भी बी है, तो बच्चों में कौन से रक्त होंगे, बी और ओ। ऐसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत आते हैं कि अगर माता का रक्त ग्रुप बी रहा और पिता का रक्त ग्रुप बी रहा, तो बच्चों का कौन सा रक्त ग्रुप होगा, तो या तो बी होगा या ओ होगा। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रखना। हाँ, अगर माता ए बी है और उसके पिता ए बी हैं, तो बच्चा कौन सा होगा, ओ होगा। अगर माता ओ है और पिता ए है, तो बच्चा ओ या ए हो सकता है। माता ओ है, पिता बी है, तो बच्चा ओ या बी हो सकता है। माता ओ है, पिता ए बी है, तो बच्चा ए या बी रक्त वाला हो सकता है। हाँ, माता ए है और पिता ए बी हैं, तो बच्चा ए बी ए बी, ये तीनों में से कोई हो सकता है। हाँ, अगर माता बी हैं और पिता ए बी हैं, तो बच्चा ए बी इनमें से हो सकता है, मतलब ओ नहीं हो सकता केवल। अब मैं आगे बात करते हैं कि माता या पिता से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह ओ होने पर संतानों में एक भी रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा। माता या पिता में से किसी एक का या तो दोनों का रक्त समूह ए बी होने पर संतानों में ओ रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा। तो वो तो पहले ही बता दिया हम, अगर दोनों का एक समान हो तो वो नहीं हो सकता है। अब मैं कुछ बात करते हैं जल की। जल मैंने इतना पढ़ लिया था, थोड़ा रह गया था पढ़ने के लिए। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है।
महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम रहता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्मम से होती है। तो रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और रुद्राणु। हाँ, रुद्राणु क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्री रुधिर प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और जो रुधिर रुधिर ये जो रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं उसको थ्राम्बोसाइटस बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा। तो बोलते बोलते गला भी मेरा बैठ गया है, उस हिसाब से मेरी सही आवाज नहीं निकल पा रही है। हाँ, प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। यह रक्त का 55 से 60% भाग होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज का होता है। तो इसके ये क्वेश्चन में भाग पूछ लिए जाते हैं कि प्लाज्मा में रक्त कितना जल कितना होता है? 90% भाग होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है। बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा का मुख्य कार्य है। तो हमारा जो प्लाज्मा है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हार्मोन का और भोजन, जो बचे हुए भोजन को हार्मोन का शरीर में संवहन करना, मतलब आगे ले जाना। अब बात करते हैं फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोथिम्बिन और ग्लोबुलिन और एल्यूनिन आदि प्रमुख प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा में मिलती हैं। रुद्राणु ये रक्त का लगभग 45 से कितना है, 45 से 15% भाग होते हैं। आरबीसी आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। लाल रुद्राणु रुद्राणु का 99% भाग होता है। आरबी का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थमज्जा में होता है, याद रखना। आरबी का निर्माण अस्थमज्जा में होता है। तो आगे में बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थमज्जा में होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी के केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, किंतु ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है। ये एक अपवाद है, याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि ऊंट के जो आरबीसी है उसमें केंद्रक होता है या नहीं, तो आप बोलना केंद्रक होता है। और जो मनुष्य है उसके आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। पीलिया पीलिया में आरबीसी का क्या होता है? कब्र ग्रह होता है। कब्र ग्रह का मतलब होता है आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में होती है। ठीक है, याद रखना। अब आगे बात आ गई श्वेत रुधिर कणिका, जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं हम। इसे व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं इसे हम। इसका निर्माण अस्थमज्जा में होता है, जबकि इसकी मृत्यु पीलिया में होती है। इसकी मृत्यु है वो पीलिया में होती है, जिसे स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन इंग्लिश में। हाँ, याद रखना कि इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थमज्जा में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में होती है। ये क्वेश्चन बहुत उठाए जाते हैं ऐसे। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का बनाने में। इसमें केंद्रक नहीं होता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। अब बात आ गई रक्त के कार्य। तो हमारे ब्लड के कार्य क्या होते हैं? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, रक्त का थक्का बनाना, O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का सम्मेलन करना होता है। तो कुछ एग्जाम पॉइंट से बताएं कि रक्त में फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन रक्त को जमाने में सहायता करते हैं। रक्त में हेपेरिन नामक तत्व होता है जो रक्त को धमनियों से जमने में रोकता है। हमने बोला था कि जो फाइब्रोनोजिन होता है वो क्या करता है? जब हम कट